नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निरसा के जवाहर नवोदय विद्यालय में रैंगिंग की शिकायत, छात्र की बेल्ट से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा। पटरी पर उतरी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। चार महीने से पेंशन बंद, देवघर के मधुपुर में 83 वर्षीय बुजुर्ग ने सरकार से लगाई गुहार। दुमका को मिला नया मेडिकल कॉलेज, 100 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी। नीट यूजी री 2026 में झारखंड के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, राष्ट्रीय रैंकिंग में दर्ज कराई दमदार उपस्थिति। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे धनबाद की। बता दें कि जिले के निरसा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बेनागड़िया से रैंगिंग का मामला सामने आया। दरअसल आरोप है कि 10वीं कक्षा के छात्र के हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसकी 5 सहपाठियों ने बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की है। इतना ही नहीं, पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया और किसी से शिकायत करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया। बता दें कि घटना ने छात्रावासों में सुरक्षा और रैंगिंग रोकने के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित छात्र सुमित कुमार दास गोविंदपुर के नगर कियारी गांव का रहने वाला है और विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र है। परिजनों के अनुसार मंगलवार देर रात हॉस्टल में मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करने को लेकर छात्रों के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर 5 छात्रों ने कथित तौर पर सुमित के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और बेल्ट से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि मारपीट का वीडियो भी बनाया गया और किसी से कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य विद्यालय पहुंचे और छात्र को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए फिलहाल उसे एसएनएमएमसीएच में रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं घटना को लेकर परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है छात्र का। आके हमको मतलब 6 बच्चे क्लासमेट आके हमको मारा है। वहाँ सोए हुए थे, उन लोग आया पीछे से, हाथ पकड़ा, मुंह में कपड़ा पर कुछ था वो घुसा दिया मुंह में, और उधर बगल में थोड़ा दूर लेके लेटा के हाथ बांध दिया और फिर इस मुंह में कुछ ये कर दिया, बोला और पूरा मारा रात तक। जब बोलने का भागने का स्थिति में नहीं थे तब खोला और हमसे बयान लिया कि तुम बोलो कि तुम मोबाइल चोरी किया है और पैसा चोरी किया है, और उन लोग के पास था वो, और मेरा मोबाइल उन्हीं लोग के पास रहता है, पासवर्ड फोन पे का और मोबाइल का पासवर्ड उन लोग को मालूम था। उन लोग में से कोई निकाल के हमको दोष दे रहा था। उन्हीं लोग के पास 3 दिन से था मेरा मोबाइल, दोष दिया हमको और मारा, बोला कि तुम ये सब बयान दो, अगर किसी को बताएगा तो हम बता देंगे, मतलब तेरा घर वालों को मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। और बोला जातिवाद का बोल रहा था कि चमार मोची तुम लोग पढ़ के क्या करेगा, अम्बेडकर बनने आया है। अगली खबर रेलवे से है। आपको बता दें कि भारत ने स्वच्छ और आधुनिक रेल परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से इस अत्याधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच करीब 90 किलोमीटर के आसपास का मार्ग तय करेगी। यह हाइड्रोजन ट्रेन पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों से पूरी तरह अलग है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें ओवरहेड बिजली लाइनों से ऊर्जा प्राप्त करती है, जबकि यह ट्रेन अपने भीतर लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए बिजली उत्पन्न करती है।
इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली तैयार होती है, जिससे ट्रेन संचालित होती है। वहीं इस प्रक्रिया के दौरान केवल पानी की भाप और गर्मी निकलती है, जबकि किसी प्रकार का धुआं या प्रदूषण नहीं होता। रेल मंत्रालय के अनुसार यह तकनीक रेल परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। पहले जहां भाप इंजन, कोयले और बाद में डीजल इंजन के सहारे ट्रेन चलती थी, वहीं अब हाइड्रोजन आधारित तकनीक प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा दक्ष विकल्प के रूप में सामने आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक भविष्य में देश के रेल नेटवर्क को हरित और टिकाऊ बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। रुक करेंगे देवघर का। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को समय पर आर्थिक सहायता देने के दावों के बीच देवघर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पथरोल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भंगनाडीह निवासी 83 वर्षीय नूनलाल मंडल पिछले 4 महीनों से वृद्धा अवस्था पेंशन नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे। दरअसल उनका कहना है कि पेंशन के उनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा है और इसके बंद होने से वह बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार नूनलाल मंडल ने कई बार संबंधित अधिकारियों से पेंशन बहाल कराने की मांग की, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिल सकी। वृद्धावस्था और कमजोर स्वास्थ्य के कारण वह किसी प्रकार का रोजगार भी नहीं कर सकते। ऐसे में 4 महीने से पेंशन नहीं मिलने से उनके सामने भोजन और दैनिक जरूरतों का संकट खड़ा हो गया। इस मामले के सामने आने के बाद यह भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि पेंशन योजना का लाभ समय पर पात्र लाभुकों को नहीं पहुंच रहा है तो इसकी निगरानी और क्रियान्वयन व्यवस्था कितनी प्रभावी होगी। स्थानीय लोगों का भी यह भी कहना है कि ऐसे मामलों का त्वरित समाधान करना चाहिए ताकि जो जरूरतमंद बुजुर्ग हैं उनको जो योजना है उसका समयबद्ध तरीके से लाभ मिल सके और उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप भी सुने क्या कुछ कहना है बुजुर्ग का। मिलता है आपको? हाँ मिलता था। तो अभी रुक गया है। 1 मिनट बाबा, आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र है 83 साल। 83 साल। तो पेंशन मिलता था, फिर क्या हुआ आपके साथ? आज हम बैंक गए तो हमको बोला कि पैसा नहीं आया है। अच्छा, तो राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से क्या मांग रहेगा आपका? हमको पेंशन चाहिए। पेंशन कितना महीना से नहीं मिला है? लगभग 4 महीना से। 4 महीना से। तो यहाँ पे हमारे क्षेत्र के विधायक हैं हफीजुल हसन जी और मंत्री भी हैं, उनसे आप क्या कहिएगा? हमको पैसा चाहिए, पेंशन, और कुछ नहीं चाहिए। अब वृद्धावस्था में हम क्या मांगेंगे? बोलिए, हम काम के लायक है नहीं। तो फिर आपका खाना पीना कैसे होता है बाबा? जिसी तरह से होता है वही पेंशन के सहारा से चलता है। और ये काफ़ी गर्मी है, देखें आपका घर में लाइन नहीं है। लाइन है ये नहीं है हमारे घर में। अच्छा, हमारे जिले के उपायुक्त महोदय बहुत ईमानदार है, उनसे क्या मांग रहेगा आपका? हमको पेंशन चाहिए। पेंशन चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे अब दुमका की। आपको बता दें कि झारखंड के लिए चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने दुमका में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस मेडिकल कॉलेज में प्रारंभिक चरण में MBBS की 100 सीटें उपलब्ध होंगी। इस फैसले से संथाल परगना के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वहीं क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को भी नया आधार मिलेगा। साफ तौर पर नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण से दुमका और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है। कॉलेज से संबद्ध शिक्षण अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा उपकरण, विशेषज्ञ चिकित्सक और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को गंभीर उपचार के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार का कहना है कि मेडिकल शिक्षा का विस्तार कर झारखंड में डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में
लगातार कदम उठाए जा रहे। दुमका मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद राज्य में मेडिकल शिक्षा का दायरा और मजबूत होगा तथा स्थानीय युवाओं के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नए अवसर भी मिलेंगे। रुक करेंगे अब धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद के बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र स्थित 14 नंबर हाजिरी के समीप आयोजित एक कार्यक्रम में जनता मजदूर संघ को उस समय बड़ी मजबूती मिली जब 98 सेल पिकर मजदूरों ने एकट का साथ छोड़कर जेएमएस की सदस्यता ग्रहण कर ली। दरअसल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मजदूर और संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनता मजदूर संघ के नेता एवं जेबीसीसीआई सदस्य सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि बागमारा से उनका भावनात्मक जुड़ाव है और उन्हें हमेशा यहाँ के लोगों का स्नेह मिला है। उन्होंने कहा कि बागमारा की जनता ने जिस पर भरोसा किया उसी ने कई बार उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई है। जनता मजदूर संघ हमेशा मजदूर के अधिकारों और उनके हितों की लड़ाई लड़ता रहेगा तथा आगे भी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहेगा। में भी यहाँ के जो श्रमिक हैं उनको उनका वाजिब हक दिलाने का काम जनता मजदूर संघ के द्वारा किया गया है। और आज पुनः जब साथियों ने संगठन के ऊपर आस्था जताई है तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने संगठन का दामन थामा है हम लोग उनका वाजिब हक जो है उसको दिलाने का पूरा प्रयास करें और एक वाजिब लड़ाई जो है वो लड़ें। बागमारा में देखा जा रहा है कि लोग आपसे जुड़ने के लिए उत्साहित हैं। आपको एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है और आपने कहा है कि आज हम हमेशा अब बागमारा की सेवा में लगे रहेंगे। लोगों तक मुझे नहीं, मैं पहुंचूंगा लोगों तक। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये देखिए सेवा हमारा इतिहास रहा है और यहाँ के लोग जो हैं हमारा के लोग बहुत ही शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ इस तरह का मान सम्मान यहाँ के लोगों ने हमारे परिवार के प्रति दिखाया। रुक करेंगे एक बार फिर धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद में अवैध कोयला कारोबार पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी बीच एक और अवैध कोयला खदानों के खिलाफ सीआईएसएफ की कार्रवाई जारी है तो दूसरी ओर अब जिला प्रशासन ने भी अवैध कोयला ढुलाई के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। बीते 2 दिनों में बीसीसीएल क्षेत्र की विभिन्न साइडिंगों से बिना वैध दस्तावेजों के कोयला परिवहन कर रहे करीब 40 हाइवा और एक कैपर वाहन को जब्त किया गया है। जिला परिवहन विभाग और जिला खनन विभाग की संयुक्त टीम ने बीसीसीएल की विभिन्न साइडिंगों पर औचक जांच अभियान चलाया। बता दें कि बुधवार को बीएनआर साइडिंग से 8 हाइवा और बोरागढ़ साइडिंग से 11 हाइवा पकड़े गए। वहीं गुरुवार को धर्माबाद थाना क्षेत्र स्थित गोविंदपुर साइडिंग से करीब 20 हाइवा जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान एक कैपर वाहन को भी कब्जे में लिया गया। साफ तौर पर जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। कई वाहनों के पास राज्य सरकार का अनिवार्य खनिज चालान और माइनिंग चालान नहीं था। जिन वाहनों के पास चालान था उनमें भी कोयले का वजन दर्ज नहीं पाया गया। इतना ही नहीं, पर्यावरणीय नियमों का भी उल्लंघन साफ तौर पर देखने को मिला। कई हाइवा बिना तिरपाल के कोयला ढो रहे थे, जबकि कई वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र भी वैध नहीं पाया गया। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों को संबंधित लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन अब हर स्तर पर सख्ती बरत रहा है। एक तरफ सीआईएसएफ अवैध खनन पर प्रहार कर रही है तो दूसरी ओर जिला प्रशासन कोयला ढुलाई में बरती जा रही अनियमितताओं की परतें खोल रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस अभियान का अवैध कोयला परिवहन और उससे जुड़े नेटवर्क पर कितना असर पड़ता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।